अभी दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा या फिर खत्म करने वाले होंगे। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस लेट स्टार्ट किया था और इसीलिए उन्हें खत्म करने में या तो मार्च एंड या फिर अप्रैल मिड हो जाएगा। लेकिन दोनों में एक ये बात कॉमन है कि चाहे वो सिलेबस कभी भी कंप्लीट करें, अगर वो रिवीजन नहीं करते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कब, कैसे और किस टाइप के टेस्ट देने हैं। हेलो चैम्प्स, दिस इज अविनाश परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें कब टेस्ट देना स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले इसका सिंपल आंसर सुन लो कि आपको इसी वीक से टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अब ऐसा क्यों है? देखो, बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत नहीं 95% लोग यही करते हैं कि वो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। जिनका सिलेबस हो गया होता है वो सोचते हैं कि नहीं, हम लोग रिवीजन जब कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, तब टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट देते ही नहीं कभी। दूसरे वो लोग जिनका सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होता और वो ये सोचते रह जाते हैं कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, तो वो भी टेस्ट नहीं दे पाते हैं। और दोनों ही इसी गलती के कारण अपने सिलेक्शन और अपने रैंक, जो भी उन्हें डिजायर्ड रैंक चाहिए थी, उससे काफी नीचे आ जाते हैं या फिर उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना है, आपको आज ही के आज से या फिर इसी वीक से टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अब वो कैसे देना है, किस शेड्यूल में देना है, वो सब मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको हर हफ्ते टेस्ट देने हैं और आपको हर हफ्ते दो टाइप के टेस्ट देने हैं, एक आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट और दूसरी आपकी फुल सिलेबस टेस्ट। अब इसको क्यों देने हैं और कब देने हैं ये मैं बताता हूँ। अब पार्ट सिलेबस टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट किसको देने हैं? तो देखो, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो बीच बीच में पार्ट सिलेबस टेस्ट देते हुए आए हैं और उन्हें लगता है कि मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसका टेस्ट पहले भी दिया हुआ है, वो अगर इस मूवमेंट पे चाहे तो पार्ट सिलेबस टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट जो है देने से बच सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सीधे फुल सिलेबस टेस्ट पे जंप कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ उन चैप्टर्स का पार्ट सिलेबस टेस्ट दें जो उन्हें लगता है कि उनका वीक है या जिनका उन्होंने टेस्ट पहले नहीं दिया था। लेकिन जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था और उन्होंने पहले अभी तक कोई टेस्ट ही नहीं दिया था और दिया भी तो काफी कम दिया है, तो वो पार्ट सिलेबस टेस्ट जरूर दें, क्योंकि इससे आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। किसी चैप्टर में ये टॉपिक सबसे वीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज फुल सिलेबस टेस्ट से उतनी अच्छी अचीव नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पार्ट सिलेबस टेस्ट में एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो वो ज्यादा डीप में आपके कंसेप्ट को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्ट सिलेबस टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक बार तो आपको देना ही है हर एक चैप्टर के लिए। रही बात फुल सिलेबस टेस्ट की, तो फुल सिलेबस टेस्ट क्यों देना होता है? तो देखो, फुल सिलेबस टेस्ट देने का मेन आपका मोटिव ये होता है कि आपको एग्जाम टेम्परामेंट में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, आपको किस स्पीड में पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी कैसे आपको वहां पे सही रखना है, क्योंकि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो टेस्ट देने में, आप कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हो अपने टेस्ट में। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज आपको फुल सिलेबस टेस्ट सिखाती है। दूसरी चीज, आपको जो फुल सिलेबस टेस्ट है, क्योंकि वो पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है, तो ये आपको एक बर्ड आई व्यू देता है कि आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप यहाँ कभी गलती नहीं कर रहे हो, इस चैप्टर का ये टॉपिक आपका वीक है क्योंकि यहाँ पे आप बार बार गलतियां कर रहे हो। उसमें गलती का रीजन भी आप देख सकते हो, आपका कंसेप्ट वीक है, क्या वीक है। ठीक है, वो एनालाइज करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको एनालाइज करना होता है टेस्ट, लेकिन आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि अच्छा मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, मेरे को इस पे काम करना है। ठीक है, तो इसलिए फुल सिलेबस टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको हफ्ते में 2 टेस्ट देने हैं, एक पार्ट सिलेबस टेस्ट और एक फुल सिलेबस टेस्ट। ऑल्सो फुल सिलेबस टेस्ट देके आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो, एक वो है ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है। और ऑप्शन एलिमिनेशन करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो जब आप फुल सिलेबस टेस्ट बहुत बार देते हो। अब इन दोनों टेस्ट को आपको कब और कैसे देना है? तो देखो, एग्जाम के 20 दिन या फिर 1 महीने पहले तक आपको रिवीजन पहले करना है, फिर टेस्ट देना है। लेकिन जब एग्जाम का लास्ट मंथ या फिर 20 दिन बचता है, तब आपको टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो आप पहले टेस्ट देते हो, फिर पता करते हो मेरा वीक एरिया क्या है, फिर आप उस पर रिवीजन करते हो। इस तरीके से आपको करना है। तो अभी आपका मेन फोकस रिवीजन होना चाहिए, मतलब आप हफ्ते के 5 दिन मेनली रिवीजन कर रहे हो और 2 दिन आपको ऐसा निकालना है, और 2 दिन में से बस 5-5 घंटे ऐसे निकालने हैं जहां आप टेस्ट दे रहे होगे और बाकी के टाइम फिर से रिवाइज कर रहे होगे। तो इतना समझ में आ गया कि आपको अभी जितना भी फेब में दिन बचा है और मार्च में मिला के आपको बस 5 घंटे निकालने हैं हफ्ते के 2 दिन में, और उसमें टेस्ट देने हैं, बाकी के टाइम आपको रिवीजन करना है। लेकिन जो लास्ट वाला मंथ होगा उसमें आपको पहले टेस्ट देने हैं, उसके बाद जो वीक एरिया है उसको लेके रिवाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। तो देखो, एक तो जिन्हें डाउट है कि भैया हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप हमें क्यों बता रहे हो फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए, तो उसका मैंने रीजन पहले बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। फुल सिलेबस टेस्ट आपको कब देने, तो देखो इसका स्पेसिफिकली फिक्स कर दो टाइम कि आपको हर संडे को एक फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सेम टाइम जिस समय आपका नीट होने वाला है। अब कैसे देना है? देखो, अभी हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, आपने सब कुछ रिवाइज ना किया हो, लेकिन आपको ट्राई क्या करना है कि आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैक्सिमम मार्क्स अपने टेस्ट में स्कोर कर पाओ। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसके 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसको आप पक्का एलिमिनेट कर सकते हो, तो उसको आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच रहे हो। भले ही आपको सही आंसर पता नहीं था, लेकिन आप एलिमिनेशन से वहां तक पहुंच गए। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से आपको कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है ये आपको सीखना है। स्पीड कैसे मेंटेन रखनी है आपके पूरे पेपर में, कहाँ आप स्लो हो रहे हो, कहाँ पे आप बहुत अच्छे से पेपर निकाल रहे हो, ये सब आपको सीखना है। किन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, किन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, एसर्शन
प्रिसीजन आपका वीक है, आपके न्यूमेरिकल्स वीक है, ये सब चीज आपको पता करनी है, ठीक है। OMR फिलिंग में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए OMR लेके बैठना है आपको। ये फुल सिलेबस को तो पक्का ऑफलाइन टेस्ट देना, ठीक है, PDF निकाल के OMR में। और दूसरी चीज, एग्जाम देते देते कहीं आप कुछ और सोचने तो नहीं लग जा रहे हो, आपका फोकस है या नहीं है, ये सारी चीज आप जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे हर संडे को, तो आपकी फाइनल नीट एग्जाम तक सही हो जाएगी, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगी। दूसरी चीज, ये टेस्ट देने के बाद आपको हर दिन ऐसा हो कि आपने 20-30 क्वेश्चन गलत किए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आता था लेकिन फिर भी आपने गलत किया क्योंकि आप भूल गए हो, रिविजन नहीं किया है। कुछ ऐसे होंगे जिसका आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा। आपको क्या करना है, बस उस 20-30 क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है या फिर जो भी आपकी मिस्टेक कॉपी उसमें नोट डाउन करना है, और उस 20-30 क्वेश्चन को, जो मैंने 5 घंटे अलॉट किए थे, तो 3 घंटे में आपने टेस्ट दिए, बचे हुए 2 घंटे में आपको उसी दिन उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो ऐसा क्या होगा कि आप हर संडे को 20-30 क्वेश्चन नया सीख रहे होगे, और ये सब चीज एंड में जाके काउंट होगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया था, मेरे को ये मिला था, आज यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है। ये सब चीज आपको एंड में पता चलेगा। इस तरीके से आपको फुल सिलेबस टेस्ट को हर संडे देना है, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, भले ही आपने रिवीजन नहीं किया हो। एग्जाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं इससे एकदम फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आपकी 650 आ रहे हैं या फिर चाहे आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं। आपको बस ये गोल रखना है कि मेरे आज इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए, इसमें जो मैंने गलतियां की हैं वो अगले टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। इसका जो भी टॉपिक यहाँ पे आया है वो टॉपिक मेरे स्ट्रांग हो चुके हैं, अगले टेस्ट में उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं गलती नहीं करूंगा। बस आपको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, ना ही आपको रैंक पे फोकस करना है, ना ही आपको ज्यादा खुश होना है, ना ही ज्यादा आपको दुखी होना है। अब पार्ट सिलेबस टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए मैं क्यों बोल रहा था, देखो क्या होता है कि जो लोग, स्पेशली अगर मैं ड्रॉपर्स की बात करूं या फिर कोई नॉर्मल फ्रेशर अगर वो रिविजन कर रहा है बार बार, तो एक बोरियत वाली फीलिंग आने लगती है। तो मैं क्या करता था कि एट द एंड मैंने ये सीखा कि टेस्ट को मैं एज अ टूल यूज कर सकता हूँ कि मैं रिविजन को इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो मैं क्या करता था कि मान लो मुझे कुछ 5-6 चैप्टर्स है जो मेरे को इस हफ्ते कंप्लीट करना है या सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर इन 5 चैप्टर्स का मेरे को रिवीजन करना है, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो देख सकते। तो मैं एक ऐसा टेस्ट सिलेक्ट करता था जहाँ पे ये सारे चैप्टर्स आ रहे होते थे। उस टेस्ट का मैं एक डेडलाइन सेट करता था कि मैं इस हफ्ते इस दिन ये टेस्ट दूंगा, और फिर मैं पूरे हफ्ते उस टेस्ट के लिए मेहनत करता था। जो रिवीजन में पहले बोरियत वाली फीलिंग थी कि मेरे को नीट देना है, उस समय तक रिवीजन करना है, वो अब हट जाता था, क्योंकि मैं अब एक टेस्ट के लिए, एक डेडिकेटेड गोल के लिए जो कि बहुत पास है, उसके लिए फोकस कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब टाइम कम है और इसलिए मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से आप 2-3 चीज से बच सकते हो। एक, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे क्योंकि आपका गोल बहुत पास है, आपको खत्म उसमें टेस्ट देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरीके से आप अपने रिवीजन के ट्रैक पे भी रह सकते हो, ठीक है, बोरियत वाली फीलिंग हट जाएगी। और दूसरी चीज, ये बहुत बच्चों के डाउट में आएगा कि भैया हम लोग ऐसे टेस्ट ढूंढे कहाँ से कि हम जो चैप्टर्स देना चाहते हैं वही उसमें हो। ऐसा टेस्ट आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो अब होगा क्या कि जब आप टेस्ट सिलेक्ट कर रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो आप नहीं देना चाहते हो लेकिन उसमें आ रहे हो। उन चैप्टर्स को आप उस टेस्ट में काउंट मत करना। आप बस जो चैप्टर पढ़ के जाते हो उसके मार्क्स उसमें काउंट करना, और बस टेस्ट दो। उसमें टेस्ट के मार्क्स से मतलब नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ समझिए ना, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको रिवीजन को ट्रैक पे रखने के लिए एक मोटिवेटेड फीलिंग से अगर पढ़ना है तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हो। बोरियत वाली फीलिंग हट जाएगी, ठीक है, और आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, क्योंकि टेस्ट दे के सीखने में ज्यादा मजा आता है और वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इस तरीके को अपना के अपना सिलेबस को जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है, उन चैप्टर्स को के अकॉर्डिंग अपना एक टेस्ट सेलेक्ट कर लें कि मेरे को ये टेस्ट देना है इस दिन, और उसके लिए फिर आप वो मेहनत करें पूरे हफ्ते, और आप इनडायरेक्टली अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अब आपको टेस्ट देने हैं तो आपको परचेज तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने अभी तक पार्ट सिलेबस टेस्ट या कोई भी टेस्ट सीरीज पार्ट सिलेबस वाली परचेज नहीं करी है, तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब परचेज करें, क्योंकि नीट 2023 में काफी कम टाइम बचा है। फुल सिलेबस टेस्ट जरूर परचेज कर लेना, वो काफी बेनिफिशियल रहता है, लेकिन पार्ट सिलेबस का मैं अभी नहीं कहूंगा। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री में, तो आप वहां से जाके इन टेस्ट को निकालना। पुराने भी चलेंगे, आपको बस जो मैंने बताया था कि आपको करना क्या है उस पर फोकस करना है। टेस्ट से इंपॉर्टेंट नहीं कि पुराना है कि नया है, आपको बस अपने गोल को या रिवीजन को ट्रैक पे रखने के लिए पार्ट सिलेबस टेस्ट को यूज करना है। और दूसरी चीज, फुल सिलेबस टेस्ट के बारे में कौन सी अच्छी टेस्ट सीरीज है वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अब टेस्ट देते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने हैं आपको, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज, जो मैंने 5 घंटे आपको बोले थे कि आपको टेस्ट के लिए निकालने हैं, उसमें जो लास्ट के 2 आवर्स है वो टेस्ट के एनालिसिस के लिए है। मतलब अगर आप टेस्ट के एनालिसिस नहीं करते हो टेस्ट के बाद, तो आपका कोई यूज नहीं है टेस्ट का। टेस्ट के एनालिसिस कैसे करनी है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। टेस्ट जब भी आप दे रहे हो हमेशा ट्राई करना कि एग्जाम एनवायरनमेंट में देना, टेबल चेयर पे बैठ के। जो भी एग्जाम का टाइम है आपका 2 से 5:20 जो भी आपका टाइम है उसमें देना है आपको। OMR लेके बैठना, ठीक है, PDF निकाल लेना, OMR लेके बैठना और टेस्ट देना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टेस्ट में आपको मार्क्स नहीं देखने, आपको बस रोज इंप्रूव करते जाना है। और अगर आप बस ये करते हुए गए तो आपको एग्जाम, अपने जो नीट का फाइनल एग्जाम होगा उसमें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टडीज देखने को मिलेगा, और आप बोलोगे कि अच्छा मैंने जो इतने टेस्ट दिए थे वो आज सब काउंट हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको आपके टेस्ट में, उसको कैसे इग्नोर करना है, इस पे एक डिटेल वीडियो दो मैं बना दूंगा आपके एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखो कि जो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, उसको तो इग्नोर करना है टेस्ट में। को लेके हेडेक मत रखना कि यार ये मेरे से हो नहीं रहा है,
ठीक है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है उस पे फोकस करना है कि मैं इसको कैसे इंप्रूव। एक इंपॉर्टेंट नोट, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं अभी से टेस्ट के लिए, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्क्स पे ध्यान मत दो, रैंक पे ध्यान मत दो, वो बिल्कुल दे ध्यान रैंक पे, क्योंकि उनको फिर टॉप रैंक में आना है, तो रैंक अपने रैंक को इंप्रूव करने की कोशिश करें। मार्क्स पे ध्यान ना दे, लेकिन रैंक को जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्क्स वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, बट रैंक जो है आपका सही चीज़ बताती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करो। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से आप अपने आप को इंप्रूव करो जो पहले से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, बाकी लोगों के लिए तो मैंने बता ही दिया पूरे वीडियो में। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी इस टेस्ट कैसे डिसाइड करें कब दें, इस डिफिकल्टी में है अगर हैं। बाकी इसी सीरीज में, टेस्ट की सीरीज में, आपको टेस्ट के एनालिसिस की वीडियो, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए अभी फुल सिलेबस के लिए, ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, बाय बाय।